ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ अभिषेक जी हैं और हम उनका नजरिया जान रहे हैं अपने खास कार्यक्रम नजरिया में। अभिषेक जी, बीजेपी सरकार में आप सांसद हैं। मोदी जी की सरकार बनने के बाद से क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ माहौल में तब्दीली है? विकास गुजरात मॉडल की बात होती थी चुनाव के दौरान, लेकिन अब बातचीत कुछ और होने लग गई है। आप कहें तो मैं कुछ टॉपिक्स बताऊं जो चर्चा में है। साध्वी प्राची का टॉपिक है, तोगड़िया जी का टॉपिक है, घर वापसी, लव जिहाद, 4 बच्चे, 8 बच्चे, विकास की बात नहीं हो रही है। जैसा कि आपने शुरू कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार केंद्र में बनी है, तब से पूरे देश का माहौल बदला हुआ लग रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। इस सरकार के केंद्र में आने के बाद ही पिछले 9 महीने में ही कुछ रिवॉल्यूशनरी कदम उठे हैं। उसकी ओर मैं आपका और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं। इस सरकार का प्रमुख मुद्दा था, जब सरकार हम आए थे, कि हम गरीबों को, इस देश के दीनहीन वंचितों को ध्यान में रखकर अपनी सरकार की प्राथमिकताएं तय करेंगे। उदाहरण के लिए जनधन योजना, जिसमें मात्र 9 दिन के अंदर करीब 15 करोड़ से अधिक परिवारों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। इसका मतलब वो बैंकिंग के इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमने उनको बैंक से जोड़ दिया है। इसको आप यदि दूरगामी परिणाम की ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम जितने भी बेनिफिट्स देते हैं, जितनी भी सब्सिडी देते हैं, केंद्र सरकार की ये सोच है कि उनमें लीकेज कम से कम हो, उसमें भ्रष्टाचार कम से कम हो। तो यदि हमारी जनता फाइनेंशियल बैंकिंग के माध्यम से सीधे सरकार से जुड़ जाती है, तो चाहे मनरेगा की सब्सिडी हो या अलग अलग खातों से जो जनता को पैसा देने वाला है, जो एलपीजी की सब्सिडी की अगर हम बात करें तो सीधे उनके खातों तक पहुंचेगी। पूरे देश के लिए सब्सिडी से लीकेज हटना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं, आज हम संघीय ढांचे की बात करते हैं, स्टेट्स को ज्यादा मौका देने की बात करते हैं अपनी पॉलिसी बनाने के लिए। अभी हाल ही में 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है और जिसको मानते हुए केंद्र सरकार ने, जो पहले केंद्र में जो डिविजिबल टैक्स पूल था, जिसका मतलब केंद्र के टैक्स से कितनी राशि राज्यों को जाएगी, अभी तक 32% राशि राज्यों को जाती थी और यदि हर 5 साल में बढ़ती भी थी तो 1%, 2% उसमें बढ़ोतरी होती थी। पहली बार ऐसा रिवॉल्यूशनरी मौका आया है जब 32% से सीधे उठाकर 42% राज्यों को हक दे दिया गया है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि राज्य सरकार अपनी अपनी परिस्थितियों के आधार पर, अपनी अपनी उनकी जो चैलेंजेस हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं, उनके आधार पर अपनी योजनाएं लागू करने में उनको ज्यादा ताकत मिलेगी। तो संघीय ढांचे का इतना सुंदर प्रयोग मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को साधुवाद देता हूं। इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी बातें हैं जो इस पूरे परिदृश्य में सकारात्मक दिशा में जा रही है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में अपने वक्तव्य को कहा है कि उनका एक ही धर्म है, जनता की सेवा। उनकी एक ही सोच है इस पार्टी की कि करप्शन और भ्रष्टाचार को मिटाकर हम इस देश की जनता की सेवा कर सकें। भ्रष्टाचार की यदि हम बात करें तो अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो लगभग सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लेते हुए 218 में से 214 कोल ब्लॉक्स जो लोकेशन हुए थे उनको निरस्त कर दिया था। अभी हमारी सरकार ने बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए उन 204 में से 18 कोल ब्लॉक को लोकेशन नीलामी की है ऑक्शन के माध्यम से। उस सिर्फ 18 कोल ब्लॉक में से राज्य सरकार को, भारत सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए की राजस्व की आने वाले 30 वर्षों में उसका फायदा मिलेगा। परिणाम देश के सामने है। आते ही प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। स्वच्छ भारत अभियान भारत की सफाई का मुद्दा नहीं है, सरकारी किसी योजना का मुद्दा नहीं है, बल्कि इस देश की जनता की मानसिकता का परिवर्तन का मुद्दा है। मुझे बहुत खुशी है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इतनी छोटी, इतनी बारीक बात को लोगों के मन तक पहुंचाया, उनके हृदय तक पहुंचाया है। और मेरा यह भरोसा है और आप सहमत होंगे कि यदि इस देश की जनता का एक एक व्यक्ति एक मिशन बनाकर स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ता है तो न सिर्फ इस देश की गंदगी खत्म होगी, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमको फायदा होगा वो अकल्पनीय है।
अभिषेक जी, आपकी तमाम बातें सही हैं, लेकिन जो मैंने साध्वी प्राची, प्रवीण तोगड़िया जैसे लोगों की बात उठाई थी जो विद्वेष फैलाने वाले बयान दे रहे हैं, तो जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा और राज्यसभा में कहते हैं कि देश की सेवा करना उनका धर्म है और संविधान का मान सर्वोपरि है, तो ऐसे लोगों को चुप कराने के लिए कुछ तो कह सकते हैं कि भाई आप लगाम दो। समाज में किस तरह की भावनाएं भड़क रही हैं, ये भी तो उनकी ही नजर से देखा जाना चाहिए। ये लगाम लगाने वाली बात एक बार भी नहीं हुई है, सिवाय एक बार लोकसभा में उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई सख्त रवैया अभी तक नहीं दिखा लोगों को। नहीं, यदि आप लोकसभा में उनके बयान को गहराई से देखेंगे तो उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में पूरे देश के सामने ये संदेश दिया कि सरकार का, इस देश की जनता की सेवा इस सरकार का मुख्य लक्ष्य है। ना सांप्रदायिकता, ना उल्टी सीधी बातें। इन बातों से अपने लक्ष्य से आंख हटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। हमको जो भारत सरकार ने, भारत की जनता ने जो मौका दिया है, उस मौके का सदुपयोग करते हुए इस देश की जनता के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके रूप में एक अच्छा माहौल बनाते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन जो लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर कौन अंकुश लगाएगा, यही सवाल सब पूछ रहे हैं कि आखिर ये लोग कैसे बोल पा रहे हैं बिना किसी समर्थन के। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का रवैया इस पूरे मामले में बिल्कुल स्पष्ट है और इस देश में सबको अपनी अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता है। कोई अपनी बातों को किस तरीके से रखे वो उसकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार का मानना बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अगर बयानों से सांप्रदायिक सौहार्द या विद्वेष की भावना भड़कती है तब तो सरकार को सामने आना पड़ेगा। कोई भी ऐसा बयान जो किसी संप्रदाय विशेष को, किसी जाति विशेष को, किसी धर्म विशेष को ठेस पहुंचाता हो, हमारी सरकार का बिल्कुल ये मानना है कि भारत देश में ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। हम सब संविधान के दायरे में, संविधान के दिए मार्गदर्शन के आधार पर आने वाले समय में भारत देश को पूरे विश्व में प्रगति की ओर आगे लेकर चलें, पूरे विश्व की ओर लोकतंत्र के एक मॉडल के रूप में आगे लेकर चलें, ये हम सबकी इच्छा है। चलिए, अब एक दो सवाल हमारा, जो अभी जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार है पीडीपी के साथ। चुनाव से पहले पीडीपी के बारे में मोदी जी ने खुद कहा था बाप बेटी की पार्टी है, फिर हाथ मिला लिया, आज सरकार है वहां पर और उन्होंने कहा भी कि हमारी सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में। लेकिन गठबंधन की सरकार के बाद उस गठबंधन सरकार का मुख्यमंत्री अगर कुछ ऐसे बयान देता है जो देश को मान्य नहीं है, किसी आतंकवादी के पक्ष में बयान देता है, वो भी वैसा आतंकवादी जिसको कोर्ट ने आरोपी ही नहीं दोषी करार दिया और फांसी की सजा हुई, तो इस बारे में सरकार की क्या राय हो सकती है? मैं एक सांसद होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, सरकार की क्या राय है, मुझे लगता है कि भारत सरकार के जो स्पोक्स पर्सन है वो इस बात को रखने के लिए अधिकृत भी हैं। जम्मू कश्मीर में उन्होंने क्या बयान दिया, किन परिस्थितियों के ऊपर बयान दिया, अभी मैंने उसका विस्तृत अध्ययन नहीं किया है। लेकिन मेरा यह मानना है कि इस सरकार की जम्मू कश्मीर को लेकर भी प्राथमिकता बिल्कुल साफ है। जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। जम्मू कश्मीर जो लगातार अलग अलग वजहों से आतंकवाद के माध्यम से अभी तक वहां के युवाओं को, वहां की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस सरकार का स्पष्ट मानना है कि जम्मू कश्मीर के हालात बदलने चाहिए। वहां पे एक अच्छी सरकार जो जनता के विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े वो बननी चाहिए और वहां की जनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का लक्ष्य लेकर ही हम सब आगे चल रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। बिहार और बंगाल का चुनाव सामने है, दिल्ली का जो रिजल्ट आया और जो जम्मू कश्मीर में अब जो विवादित बयान सामने आ रहे हैं, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? मतलब बुरे अर्थ में मैं समझ रहा हूं, सीटों के मुकाबले क्या बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? हमें पूरी उम्मीद है कि इन दोनों चुनाव में, इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक परिणाम की ओर आगे बढ़ रही है। इस देश की जनता का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और इस सरकार के ऊपर दिनों दिन मजबूत होता जाएगा। आज सरकार को 9 महीने हुए हैं और इन 9 महीने में ही हमारी तुलना पिछली यूपीए सरकार के 5 सालों के कार्यकाल से हो रही है। इसे
हालांकि 5 साल की तुलना 9 महीने से करना उचित प्रतीत नहीं होता, लेकिन मैं इसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखता हूं। लोगों की उम्मीदें हैं कार्यकाल से हो रही है। इसे हालांकि 5 साल की तुलना 9 महीने से करना उचित प्रतीत नहीं होता, लेकिन मैं इसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखता हूं। लोगों की उम्मीदें हैं और लोग उम्मीद भी उन्हीं से करते हैं जो उसको पूरा करने में सक्षम होते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये सरकार इस देश को विकास की ओर ले जाने में सक्षम होगी और इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस निश्चित रूप से काफी अच्छा होगा। दिल्ली चुनाव के बाद भी आपको लग रहा है कि मोदी लहर, जो लहर की बात थी, वो बिहार और बंगाल में अपना असर दिखाएगी? दिल्ली चुनाव के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली चुनाव के मुद्दे अलग थे, दिल्ली चुनाव की परिस्थितियां अलग थी। दिल्ली चुनाव के जो परिणाम रहे हैं उसका विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कर रही है। हर राज्य के अपने चुनाव के अपने अलग मुद्दे होते हैं, लोकसभा का अपना एक अलग मुद्दा होता है। हम किन्हीं 3-4 चुनाव को या अलग अलग राज्यों के चुनाव की भी आपस में तुलना नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी, चुनाव जीतना हारना अपना अलग मुद्दा है, लेकिन जनता के मन में, जनता के दिल में अपना विश्वास पहले की अपेक्षा मजबूत करती जा रही है। तो अभी थे हमारे साथ बीजेपी के तेज तर्रार नेता अभिषेक सिंह, राजनांदगांव से बीजेपी के सांसद हैं। हमने जाना इनका नजरिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ और जानेंगे उनका नजरिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।